सुल्तान अय्यूबी ने अपनी फौज और ख़ुसूसन अपने जांबाज दस्तों के दिलों में ये असूल पेवस्त कर रखा था कि अल्लाह के नाम पर तुम जो भी ख़तरा मोल लोगे वो तुम्हारे लिए ख़तरा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें खुदा की खुशनुदी और मदद हासिल होगी। अगर आज तुम तोहम परस्ती का शिकार हो गए तो तुम्हारी अगली नस्ल का ईमान इतना कमज़ोर होगा कि वो कुफर के आगे हथियार डाल देगी। ऐसे ही कुछ और सबक थे जो मेहदी उल हसन को याद आ गए थे। उसे अपनी अहमियत का एहसास भी हो गया था। वो मामूली ओहदे या दर्जे का जासूस नहीं था, उसकी काबिलियत और तजर्बा भी गैर मामूली था। दुश्मन के तखरीबकार उसे कत्ल कर सकते थे। इसी इलाके में उसे दूर से तीर मारे जा सकते थे, लेकिन उसके पाए की जासूसों को दुश्मन जिंदा पकड़ने या अपने जाल में फांसकर उसे अपने तिल्स्म तारी करने की कोशिश करता था। सलीबियों और हशीशीन के पास ऐसे तरीके थे जिनसे वो किसी भी इंसान के ज़हन पर कब्जा करके उसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते थे। मेहदी उल हसन उनके काम का इंसान था। ये ज़रूरी नहीं था कि उन्होंने सिर्फ इसको पकड़ने के लिए इस पहाड़ी इलाके में ये ढूंढ रचाया था। इस इलाके में किसी जगह उन्होंने अपना अड्डा बना रखा था। मेहदी उल हसन को उन्होंने गडरिये के रूप में भी पहचान लिया था। चुनाचे उसे फांसने का ये तरीका इख्तियार किया गया। मेहदी उल हसन लड़की के हाथ पांव बांधकर उसे कंधे पर उठाए सुरंग के दूसरे दहाने की तरफ जा रहा था। उसे सारे सबक याद आ गए थे और उसके गिर्द सुल्तान अय्यूबी की आवाज गूंज रही थी। जिस तरह एक गद्दार पूरी कौम को जिल्लत और रुसवाई में डाल सकता है, इसी तरह एक हुर्रियत पसंद जांबाज पूरी कौम को बड़े से बड़े खतरे से बचा सकता है। मेहदी उल हसन के दिल में ये एहसास एक बड़ा मजबूत जज्बा बनकर बेदार हो गया कि इसकी कौम जो गहरी नींद सो रही है वो उसके भरोसे पर सो रही है। वो जासूसों की जमीन दोस्त जंग का जाबाज था। उसे मालूम था कि कौम बहुत बड़े लश्कर का और घुड़सवारों के तूफान का और तीरों की बुछाड़ का मुकाबला कर सकती है, लेकिन दुश्मन के जासूसों और तखरीबकारों का मुकाबला सिर्फ एक या दो जासूस ही कर सकते हैं। मेहदी उल हसन मिस्र और अपनी कौम का वाहद पासबान और सलामती का जामन बन गया, मगर एक सवाल से उसे परेशान कर रहा था। क्या हकीम भी दुश्मन के तखरीबकारों के ग्रोह का फर्द है? उसका ज़हन तस्लीम करने पर आमादा नहीं था कि इतना आलम, मुअज़्ज़ज़ और साहिब हैसियत तबीब, जिसकी इज्जत और क़ाम बाला भी करते थे, दुश्मन का साथी हो सकता है। उसे याद आया कि उसे जो सबक दिए गए थे, इसके अपने जो तजर्बे और मुशाहिदे थे, उनसे उस पर यह हकीकत वाज़ेह हुई थी कि ईमान फरोशी का ओहदे रुतबे के साथ कोई तल्लक नहीं। उसने देखा ये था कि ईमान का सौदा अमूमन ऊंचे रुतबे के लोग करते हैं और ज़्यादा बड़ा बनने के लिए लालच में आकर बाज़ इंसान ईमान भी गिरवी रख देते हैं। उसके सामने अब मसला ये था कि लड़की के साथ वो किस तरफ को निकले। अपने ऊंट तक पहुंचे। लड़की से वो इसलिए रहनुमाई नहीं लेना चाहता था कि वो उसे गलत रास्ते पर डालकर किसी और जाल में फांस सकती थी। वो जिस रास्ते से आया था उस रास्ते को वो अब मसदूद समझता था। रोशनी फेंकने वालों ने दहाने पर 2-3 बार रोशनी फेंकी थी, मगर लड़की को मेहदी उल हसन में सुरंग में दबोच रखा था। लड़की की वो आवाज भी बंद हो गई थी जो मेहदी उल हसन को बदरूह का तासर देती थी। इन हालात में उसे ये खतरा नजर आ रहा था कि उधर इस ग्रोह के आदमी नीचे उतर आए होंगे। सुरंग की दूसरी तरफ उसे मालूम नहीं था किसी तरफ से बाहर जाने का रास्ता है या नहीं। वो लड़की को उठाए सुरंग से बाहर निकल गया। एक तरफ दहाने से कुछ दूर जाकर उसने लड़की को जमीन पर बिठा दिया और उसके मुंह से पट्टी खोलकर कहा, क्या तुम बताओगी मैं किस तरफ से जाऊं जिधर तुम्हारा कोई आदमी ना हो? अगर अकेले जाओ तो बता सकती हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी? मेहदी उल हसन ने कहा। मुझे फांसने की कोशिश करोगी तो मैं अपने आप को जिंदा नहीं रहने दूंगा, ना तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। मैं तुम्हें वो राज बता दूं जो तुम जानना चाहते हो तो तुम अकेले चले जाओगे। मैं वो राज जान चुका हूं, मेहदी उल हसन ने कहा। मुझे रास्ता बताओ।
مجھے صرف ایک بار روشنی میں دیکھ لو، لڑکی نے کہا، پھر مجھے اپنا سمجھنا، ایک بار میرے ساتھ چلے چلو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی۔ لڑکی نے مہدی الحسن کی مردانگی کو بھڑکانے کے جتن کیے، زرد جواہرات کے لالچ بھی دیے، مگر اسے راستہ نہ بتایا۔ مہدی الحسن نے پٹی سے اس کا منہ بند کر دیا اور خود ہی ایک محفوظ راستہ سوچ لیا۔ یہ راستہ پہاڑیوں کے اوپر تھا۔ اس نے لڑکی کو وہیں بیٹھے رہنے دیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ نیچے کسی کی آواز سن کر وہ وہیں دبک گیا۔ کوئی مرد اس لڑکی کو پکار رہا تھا۔ مہدی الحسن آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اور لڑکی کے قریب ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے لڑکی کو شاید دیکھ لیا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ اس آدمی نے پوچھا اور اوپر ہونے لگا۔ لڑکی کا منہ بند تھا۔ وہ آدمی اس کے قریب آ بیٹھا اور بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر